अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कुछ अरसे से अदलिया की आज़ादी, मुअज़्ज़ज़ जजेस की साख और बाज़ अदालती फैसलों की जानिबदारी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उंगलियां उठती रही हैं। और अहम बात यह है कि इस किस्म की आवाज़ें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अदलिया के अंदर से भी उठती रही हैं। मगर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इन तमाम इल्ज़ामात और एतराज़ात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में इंसानी हकूक़ की अलमबरदार आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया पर दबाव के तहत फैसले करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदलिया और तमाम जजेस फैसलों में आज़ाद हैं। आज तक उन्होंने किसी इदारे की बात नहीं सुनी, ना दबाव लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोके। अहम बात यह है कि आज कॉन्फ्रेंस से सीनियर वकील अली अहमद कुर्द ने भी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर सवालात उठाए थे। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने खिताब में अली अहमद कुर्द को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अदालत आए और देखें कि हम कैसे लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। आज तक किसी की डिक्टेशन देखी, सुनी और ना कोई ऐसा असर लिया। यही किरदार दीगर जजेस का भी है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी डिक्टेशन ली है। तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। और मैं समझता हूं यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का यह खिताब बहुत अहम है, क्योंकि यह बात दुरुस्त है कि किसी को भी इदारों को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। लोगों का अदलिया पर से एतमाद उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कानून और इंसाफ या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो या फिर कोई और तनाज़ा हो तो उनके हल के लिए अदलिया की तरफ ही देखा जाता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि इस वक्त अदलिया के फैसलों के खिलाफ जो तनकीद हो रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आवाजें अदलिया के अंदर से भी उठ रही हैं। इसलिए देखना होगा कि क्या ये आवाजें सिर्फ अदलिया को स्कैंडलाइज करने के लिए उठ रही हैं या इनका मकसद निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाना है। इन मामलात पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। क्या रशीद साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इदारों के दबाव में अदलिया फैसले करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना मैंने कभी इदारों के दबाव में फैसला किया है, ना मेरे साथी जजों ने, और ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए, इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। कैसा देखते हैं चीफ जस्टिस के आज के खिताब को आप? देखें, चीफ साहब की जो बातें हैं वो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन किसी इदारे की जांच पड़ताल उसके सरबराह के या उसके मेंबरों के अदलिया के मेंबरों के बयान से नहीं जांची जाती है। कंडक्ट और इंडिपेंडेंस किसी इदारे की आप उनके फैसलों से जांचते हैं कि उनके क्या फैसले हैं, किस तरह से करते हैं, आम आदमी को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या इंसाफ हो रहा है। बहुत पुराना एक लीगल वो है प्रिज्म, उसमें कहते हैं वो कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट हैव टू बी डन, जस्टिस शुड बी डन नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ ऐसा करें कि होता हुआ नजर आए। लोगों में एक बेचैनी तो है इस मुल्क में कि किस तरह से हो रहा है। आप देखें, आज से 5 साल पहले 17,000 केसेस थे, अब 50,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हो गए, हाई कोर्ट में हो गई है। हाई कोर्ट में भी लोगों का रोना यही है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ कह देने से कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया अपना काम कर रही है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूं जजेस को अपने कंडक्ट से ये बात साबित करनी है कि अदलिया आज़ाद है
और उसके फैसले भी आजादाना आ रहे हैं। नासरा साहबा, आप कैसे देखती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज के कमेंट्स को, जिसमें वो कह रहे हैं कि गलतफहमियां ना फैलाई जाए, इंतशार ना पैदा किया जाए, वरना अदालत से, इदारों से भरोसा उठ जाएगा लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ जस्टिस साहब की जो गुफ्तगू थी बड़ी बरजस्ता थी, और मैं समझती हूँ कि ये जो था फोरम जो हुआ था आसमा जहांगीर फाउंडेशन की और जर्मन एम्बेसी और नेदरलैंड्स की, ये तो एक इंटेलेक्चुअल फोरम था, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल फोरम। बदकिस्मती से ये हुआ कि अली अहमद कुर्द साहब, जिन्होंने हमारे साथ बहुत हिस्सा लिया अदलिया की बहाली के लिए, और हम सब निकले थे वकला, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी काविशों से अदलिया बहाल हो गई। लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि हम अब अदलिया के ऊपर कोई जोर डालें, और ये कुछ उस वक़्त से एक रुझान हो गया है वकला का, जो कह रहे थे अपना गुलजार साहब, ये देखिए किसी का दबाव उन पे, जो उन्होंने बात की यकीनन उन पे कोई दबाव नहीं था, लेकिन जज से मुख्तलिफ होते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में कम से कम 200 जजेस हैं, अब हर एक जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ये तो अब इस पर एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाते होंगे कि इनके ऊपर किसी बात का कोई, कभी किसी ने नहीं जोर डाला या किसी ने इनके फैसलों के ऊपर नहीं कोशिश की कि वो मुतासिर हों। लेकिन देखिए, जिस वक्त जजेस होते हैं ना, अभी उसमें कंफर्म नहीं हुए होते, उस वक्त ये यकीनन कोशिश की जाती है कि उनसे फैसले अपने मतलब के कराए जाएं, और जहां तक हो सकता है वकला जो है ना वो बहुत जोर डालते हैं। अब ये देखें, जो खदीजा का केस था तो उसको 27 बार छुरी के लगे, पब्लिक में लगे, इंजर्ड विटनेस भी था, और जज साहब ने फैसला दे दिया एक्विटल का, इसलिए कि अदालत भर गई हुई थी वकला से, जो कह रहे थे कि जी हमने वकील को होने ही नहीं देना। तो अब जब ऐसी सूरतें हों और वकला खुद जो हैं वो जजेस पे इस किस्म का दबाव डालें, तो फिर ये बात गलत नहीं। लेकिन जो गुलजार साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं समझती हूँ कि मुकन्नना और इंतजामिया जो है, वो दोनों जो हैं उनकी जो ज्यादती हैं या जो वो करते हैं ऐसे अफाल जो शहरियों के लिए तकलीफ दे होते हैं, तो उनके पास दाद रसी का एक ही जगह है, और वो है अदलिया। और इसलिए कहते हैं अदलिया इज द लीस्ट डेंजरस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों को इंसाफ दिलाती है। और अगर इस तरीके से आप पब्लिक में जैसे उनके ऊपर इल्जामात लगाएं और कहें कि जी वहाँ नहीं हो रहा इंसाफ, या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो लोगों का एतमाद उठ जाने का इम्कान होता है। इसलिए हमें वकला को तो कम से कम सबसे पहले हद्दुल इम्कान और हद्दुल वसा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें या इस तरह के हम नारे ना लगाएं जिसके अदलिया का जो एतमाद है उसको ठेस पहुंचे, और ये नजर आए कि शायद अदलिया जो है वो भी इंसाफ नहीं दे रही। और जैसे गुलजार साहब ने कहा कि आप हमारे फैसले छपते हैं, शाया होते हैं, PLD में शाया होते हैं, दीगर जो भी हैं लॉ जर्नल्स उसमें शाया होते हैं, आप पढ़ के देख लें, आपको कोई फैसला ऐसा लगता है जिसमें किसी के ऊपर कोई दबाव डाला गया है, और जो सबसे अदना अदालत है वो भी फैसला करने की कोशिश करते हैं बगैर किसी दबाव के। अगर उनके फैसले में कोई गलती हो, इंसान गलती का पुतला है, तो वो आप अगले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ बाद आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हर एक के पास कोई रास्ता होता है। तो मैं समझती हूँ ये हमारा फर्ज सबसे अव्वलीन है वकला का, कि हम जजेस का और अदलिया का साथ दें, ना कि उनके साथ हम एक इंतशार फैलाने की कोशिश करें। ये कोई अच्छा इकदाम नहीं होता। और मैं समझती हूँ इस तरह के मौके पर, खास तौर पे जो पॉलिटिकल मौका है नहीं, वहाँ पुरजोश हो जाना और लोगों से वाह वाह करानी जो है ना, इसमें किसी की बड़ाई नहीं। रशीद साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि अदलिया को स्कैंडलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये वो इदारा है जहां पर हर एक आम आदमी भी जाता है इंसाफ के लिए, चाहे फंडामेंटल राइट का इशू हो, ह्यूमन राइट का इशू हो, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, अदलिया की तरफ आप देखते हैं कि वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। तो इस इदारे को स्कैंडलाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस इशू का क्या करें कि जब आवाजें उठती हैं इंसाफ के खिलाफ, जिस तरीके से इंसाफ दिया जा रहा है, और वो आवाजें अदालतों के अंदर से उठती हैं, इसका क्या करें फिर हम? आप सही कह रहे हैं, हर इदारे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और लोगों को जरा समझ बूझ कर बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको सूरत हाल कराची की बताऊं कि कराची में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो हालात हुए हैं, वो एक अवाम में एक हैजान और बेचैनी सी फैली हुई है कि इस्लामाबाद के केसों में मरगला, वो बनी गाला का इशू है या हिल्टन प्लाजा का इशू है,
वो उसमें बड़ी से बड़ी रेगुलराइज हो जाती है। यहाँ पे 80 गज का मकान डिमोलिश हो जाता है वॉयलेशन ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशंस पे या लैक ऑफ एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये बगैर सुने, बगैर किसी के समझे हुए, आंख बंद करके फैसले हो रहे हैं। जी साहब, आज जज साहब ने ये कहा ना कि देखिए फैसले ऐसे हो सकते हैं जो किसी को बेहतर लगे, किसी को उन फैसलों से तकलीफ होगी, लेकिन वो जो पॉइंट स्टैब्लिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये फैसले किसी के दबाव में नहीं है, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है। हम खुद जितना आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, अपने कॉन्शियस के मुताबिक ये फैसले देते हैं। देखिए, कॉन्शियस फैसला उसी वक्त होता है जब आप तमाम पार्टीज को सुने और पुरानी मिसालें सामने रख के उसके फॉलो चले। अगर आदमी सिर्फ, मैं नहीं समझता इस तरह से जस्टिस होता है, तो हम भी थोड़े से अरसे के लिए बेंच पे रहे, इस किस्म की कोई बात नहीं होती कि आदमी वकील खड़ा और वो कह दे डिसमिस। इस तरह से इंसाफ नहीं होता है। मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था इकबाल साहब की, इंसाफ ऐसा करें कि लोगों को होता हुआ नजर आए। जो बेचैनी लोगों में फैली हुई है, जो एक तिश्नगी लोगों में फैली हुई है, वो ये है कि इंसाफ हो रहा हो लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि उनके साथ इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है। नासरा साहब, कई आवाज़ें अब रिसेंट पास में जो उठी हैं वो अदलिया के अंदर से उठी हैं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या, जज अरशद मलिक साहब ने क्या कमेंट किया, अभी जस्टिस राना शमीम का जो एफिडेविट है, तो उन आवाज़ों के हवाले से क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ ये समझे कि वो अदलिया को स्कैंडलाइज करने के लिए है, या हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आवाज़ें जो निज़ाम इंसाफ है उसको बेहतर बनाने के लिए उठाई जा रही हैं? मैं समझती हूँ कि हर एक की अपनी मसलियत होती है। जो आपने 3 यहाँ पे अभी हमें मिसालें दी हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, और मैं समझती हूँ इनकी अपनी ज़ाती को मफादात इसमें शामिल थे या किसी के कहने पे इनसे किया। लेकिन जो ये बात है कि अदलिया पे दबाव है, यकीनन दबाव है, और दबाव किस चीज़ का है? वक्त का है। आबादी हमारी देखें 22 करोड़ आवाम हो गई है। जिस वक्त पाकिस्तान की पहली सेंसस हुई थी उस वक्त ये जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान है 3.25 करोड़ इसकी आबादी थी। यही जज थे, इतनी ही तादाद थी। जजों की तादाद बहुत कम बढ़ाई गई और इतनी ज्यादा हो गई है लिटिगेशन। हर बंदा उठता है वो अदालत में चला जाता है। अदालत के पास वक्त का फुकदान है, और सबसे बड़ी बात जो दबाव जजेस पे है कि हम किसी तरह अपने फैसले जल्दी करें, क्योंकि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन मैं शेद रिजवी साहब से एग्री करती हूँ कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो बी सीन टू बी डन। तो जजेस जो हैं वो इतने प्रेशर में होते हैं टाइम के, और इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हम जल्द से जल्द फैसले करें, ताकि लोग ये ना कहें कि जी दादा केस डालता है तो पोते के भी जमाने में ये फारिग नहीं होता। सब आप भी ये समझते हैं कि अदलिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो अपने जाती मफाद के लिए है, या किसी के कहने पे है, या हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो निजाम की बेहतरी के लिए है? देखिए, एक सवालिया निशान तो बना है, राइटली या रॉन्गली। इसको प्रूव तो होना चाहिए कि आम आदमी तो इतनी डिटेल्स में जाता नहीं है। उसको ये देखना होगा कि ये जो एफिडेविट फाइल किया है राना शमीम साहब ने, इसको प्रूव करना चाहिए कि ये सही है, गलत है, क्यों जुडिशरी को बदनाम करने के लिए किया, या वाकई चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त के ऐसा किया था। तो ये तो बगैर प्रूफ जब तक नहीं होगा इसको, और मैंने तो पहले भी गुजारिश की है कि 184(3) में अगर इसको सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जामिन करे, इसलिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस पर एलिगेशन आया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके स्टेटस के नहीं है, वो खुद अगर उस पर देखा जाए तो बेहतर होगा, और उसको हमेशा के लिए क्लियर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब और नासरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी सर्दियों में गैस की कमी का बहरान शदीद होने जा रहा है। अभी नवंबर का महीना है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन घरेलू सार्फिन के साथ साथ इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी गैस की फराहमी में मुश्किल हो रही है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि सर्दियों में गैस की कमी के मसले से निपटने के लिए इकदाम किए जा चुके हैं। लेकिन अब जो तस्वीर काबीना की कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पेश की गई है,
उसके मुताबिक दिसंबर और जनवरी में गैस शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा होगा। दिसंबर में 717 MMCFD जबकि जनवरी में 961 MMCFD तक गैस की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। इस बहरान के पेश नजर काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए गैस की फरामी बंद करने का फैसला किया है, यानी कि इन सर्दियों में CNG की फरामी नहीं होगी। इसके अलावा पावर सेक्टर को भी RLNG की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिजली पैदावार के लिए महंगे फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार होगा और इसके नतीजे में बिजली की पैदावारी लागत में और बिजली की कीमत में इजाफा होगा। अहम बात यह है कि यह बहरान अचानक नहीं आया। खुद वजीर आजम इमरान खान पिछले साल ही इस साल की शदीद गैस बहरान का बता चुके थे, लेकिन अब वजारत तवानाई के इकदाम से दूसरे हुकूमती वज़रा भी गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के इजलास में चेयरमैन असद उमर ने पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फरामी का स्पेसिफिक एलोकेशन प्लान मुरतब ना करने पर नाराजगी का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद ने भी 38 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट सेक्टर के टारगेट को पूरा करने के लिए बिला तातुल गैस की फरामी को जरूरी करार दिया है। गैस का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मैं भी वरीड हूँ कि अक्टूबर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जाएगा, नवंबर ठीक जाएगा, दिसंबर आई एम कंसर्न्ड। मेरा इंटरेस्ट है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज चले, गैस की वजह से बंद ना हो। तो इट इज़ अ स्ट्रगल, इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर अप टू द एंड ऑफ फरवरी बिगिनिंग ऑफ मार्च। वो तो ये स्ट्रगल रहेगा, है ही नहीं गैस तो क्या करेंगे। वी हैव डिफिकल्टीज, इसमें कोई शक नहीं है। रज़ाक दाऊद के खदशात के अलावा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी ये कहना है कि उन्हें गैस की कमी और लो प्रेशर के मसाइल का सामना है। हुकूमत के मुताबिक गैस की कुदरती ज़खायर में हर साल 9% की कमी हो रही है, जिसकी वजह से गैस का बहरान पैदा हो रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत LNG के टर्मिनल को फुल कैपेसिटी पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही, जब उनको पता है कि गैस शॉर्टफॉल है और हुकूमत ने इन 3 सालों में ना कोई नया LNG टर्मिनल लगाया है और ना ही गैस पाइपलाइन बिछाई है। अगर हुकूमत अपने दावों के मुताबिक ये इकदाम कर लेती तो गैस के बहरान से कुछ हद तक निपटा जा सकता था। एक्सपोर्ट सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तमाम सूबों के बरामदी शोबे से एक कामयाब मुलाकात की है। मुलाकात में उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि मौसम सरमा के दौरान उन्हें गैस की फरामी मुस्तहकम रखी जाएगी। लेकिन वफाकी वजीर तवानाई के एक्सपोर्ट सेक्टर को यकीन दहानी तो करवा दी गई है, लेकिन क्या सनअतकार इससे मुतमईन है? इससे क्या इंडस्ट्री का जो गैस का मसला है वो हल हो जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने। वैसा बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमाद अज़हर साहब ने तो कहा है कि मामलात हल हो गए, क्योंकि 3 रोज पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि गैस की शॉर्टेज है, गैस का प्रेशर बहुत कम है, इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि मीटिंग हो चुकी है, सब मुतमईन है और गैस की मुस्तकिल फराहमी की जाएगी इंडस्ट्री को। तो क्या मसला हल हो गया है? देखिए, कल की जो मीटिंग थी वो बेसिकली SNGPL के टेरिटरी के लिए थी, यानी पंजाब और KP के बारे में। वो उनके साथ थी। हम जाहिर उस मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था और बात वो सारी कर रहे थे। वो बात हो रही थी RLNG के बारे में और RLNG की प्राइसिंग के बारे में, जो पहले $6.5 थी, अब उसको $9 कर दिया। आज जो SSGC की सूरत हाल है वो बतदरीज यूं ही है। हमारे पास प्रेशर्स नहीं है, गैस नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और हम जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उस मीटिंग का मतलब उसके जो $6.5 के जो दाम थे उसको बढ़ाना था, आपको $9 पे ले जाना था। कराची की इंडस्ट्री को बिल्कुल कोई उसका कोई फाका भी नहीं है, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ा और ना उसके साथ कोई हमारा कोई ताल्लुक बनता है। आप कह रहे हैं कि मेनली गैस प्राइसिंग के हवाले से ये मीटिंग थी। इस क्राइसिस में जिसमें गैस की शॉर्टेज है उसमें लोड मैनेजमेंट कैसे होगा और बिलखसूस जो साउथ में इंडस्ट्री लगी हुई है उनको मुस्तहकम कैसे गैस की फराहमी दी जाएगी, इस पर बात नहीं हुई, ना कोई प्लान अभी तक मुरतब किया गया है। देखें, ये उन लोगों से बात कर रहे थे जो बाकी का पाकिस्तान है। कराची जो है वो 54% एक्सपोर्ट करता है कराची और 68% रेवेन्यू में पार्टनर रखे, उसको हम छोड़ दें। एक्सपोर्ट जब करता है तो हमने गैस का उसका इस्तेमाल लाजिम है। उसके गैस के बारे में जो जब हमारी मीटिंग हुई थी अम्मा साहब से तो उन्होंने कहा था गैस की सूरत हाल ऐसी है, बट
बल्कि वो हमसे ये कह रहे थे कि जो 150 MMT हम जो कराची को गैस दे रहे हैं उसमें से हम 75 जो है ना उसको कम करेंगे। हमने उनसे जब बहुत मुज़ाकरात किए, बाकी सारी बातें की, केई का एक और पावर हाउस आ रहा था जिसके अंदर 63 MMC वो वहां भी देने की बात कर रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उसको आप फरवरी तक इसको डिले करें जब तक ये विंटर्स नहीं चले जाते। तो वहां की बारे में बात हुई है। SSGC की जो सूरत हाल है वो तो अभी भी यही है, उसके लिए हम मीटिंग एक की है, वो कोई आखिरी उसके ऊपर नतीजा खेज मीटिंग वो नहीं थी। अब वो जब नतीजा खेज नहीं थी तो उसको हमने आगे बढ़ाना है, कराची की इंडस्ट्री को चलाना है। इस वक्त क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली गैस प्रेशर की और गैस शॉर्टेज की? इस वक्त गैस की शॉर्टेज है, प्रेशर्स नहीं है कराची के अंदर, ये सबको मालूम है, और प्रेशर नहीं है। हमारी इंडस्ट्री दिन के अंदर बमुश्किल चल पाती है। रात को प्रेशर जब बिल्ड होते हैं, जब जो एक शिफ्ट वाली जो इंडस्ट्री है जब वो बंद होती हैं, हमारे साथ प्रेशर बिल्ड होता है तो हम रात को चल सकते हैं। यानी अभी इस वक्त आप समझें कि हम 50% 40% प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं। और हमारा और गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए क्या? गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि हम 150% पर चले, क्योंकि जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो बात करते हैं, उसके लिए तो इस बात की जरूरत है। आप भी बाखबर है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे जो मकामी गैस के जखायर है वो हर साल डिप्लीट हो रहे हैं 9-10% पे। हुकूमत भी ये बात का बार बार एतराफ कर चुकी है। तो इसका एक ऑल्टरनेट है ना कि LNG पे आप जो है अपने कैप्टिव पावर प्लांट चला सकते हैं, और गालिबन माजी में ऐसा हुआ भी है कि आपको LNG दी गई है और जो रेट है उसका वो फिर बढ़ जाता है, वेटेड एवरेज पे उसको रेट लिया जाता है। तो क्या वजह है कि आप लोग फिर ये नहीं कह रहे कि ठीक है अगर मकामी गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, वो गैस आप हमें नहीं दे सकते, तो कम से कम LNG दे दें ताकि जो आप अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे करना चाहते हैं वो कर ले पूरे? देखें, जो इस वक्त RLNG अवेलेबल है उसके अंदर से 150 MMCF वो कराची के लिए एलोकेट की हुई है उन्होंने, वो हमारे यहाँ आ रही है। वो RLNG जो है वो RLNG के रेट के ऊपर, टैरिफ के ऊपर, यानी ओरिजिनल टैरिफ जो इसका जो है, यानी आज वो उसके कॉस्ट को 15.5-16 है। जहां तक डिप्लीशन का सवाल है तो मैंने जो आपको अर्ज किया वो यही किया कि 920-910 का हमारा प्रोडक्शन है। ये एक्चुअली प्रोडक्शन होता था 1150 का, ये घट के 910-920 पे आ गया। अगर आज ये रियलिटी है कि उनके पास और RLNG देने को नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कार्गो आते थे उससे जो है ना ये कराची को जो है ना वो फुलफिल कर देते थे, और हमसे पिछले सर्दियों के अंदर ये डील हुई थी और हमने उसको वेक ऑफ करके, यानी जो 910 या उस जमाने में 950 होता था, उसको हमने प्लस किया, जो हमने 10% नया RLNG को किया, और उसके प्राइसिंग करके हमने एक प्राइस मैकेनिज्म बनाकर एक नई प्राइस से हमने अग्री किया था कि ठीक है अगर ये गैस नहीं और हमको गैस चाहिए तो पिछला विंटर जो है वो ठीक गुजर गया था हमारा। इस दफा वो उनके पास वो RLNG कराची के लोग देने के लिए नहीं है, तो हमने उसके अल्टरनेट के लिए हमने काफी प्रपोजल्स दिए हैं। वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लेकिन साहब आप कह रहे हैं कि कराची की जितनी डिमांड है उनको देने के लिए RLNG नहीं है, बट हमाद अज़ीज़ साहब तो ये कहते रहे कि जितनी डिमांड है RLNG की उतनी हमने मंगवा ली है, और ये जो क्राइसिस है ये RLNG की शॉर्टेज की वजह से नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिमांड है कराची में, तो यानी कि अगर कैपेसिटी को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता तो इंडस्ट्री इससे फायदा उठा सकती थी। ये तो बिल्कुल सामने की बात है ना, आपको मैं कह रहा हूं, मैंने सारी बात की है। बल्कि ये अम्मा साहब ने ये कहा है कि 150 MMCF हम नहीं दे सकेंगे, विंटर में आपको हम 75 देंगे। वो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की उनके साथ, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि उसको जो 150 के ऊपर कायम रखा है। तो और तो है ही नहीं ना आपके पास, वो नहीं है। अगर 10 की बजाय 12, 13, 14 कार्गो मंगवा लिए जाते LNG के, और अगर हम नए टर्मिनल लगा के, गैस पाइपलाइन लगा के जो हुकूमत ने कहा था करेंगे, अगर वो भी हो चुका होता तो फिर हमारे पास डिमांड है उसको मीट करने के लिए। अभी इनके पास जो उन्होंने फ्लोट किया था, अनफॉर्चुनेटली कोई टेंडर आया नहीं। मैं ये समझता हूं कि अगर थोड़ा सा जल्दी कर लेते हम इस बात को, लेकिन उसका वो जो उनके पास जो रीजंस हैं वो अपने हैं, मैं उसको भी थोड़ा बहुत वजन देता हूं। लेकिन जो अगर ये पहले से अगर ये डील कर लेते उसकी, और अगर इसको कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि आज ये सूरत हाल जो आज है वो शायद इस तरह की ना होती जो अभी है, और हम जो है ना कुछ रेट आगे पीछे कर कराची को जो है ना बहसन तौर पर चला सकते थे। अभी कराची में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे। कह रहे थे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसने अपने प्लांट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है, प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन गैस की जो इस्तेमाल था उसमें कमी आई है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मजीद RLNG होती तो हमारे ये प्रॉब्लम हल हो सकते थे। हमें पिछले साल के मुकाबले में कम LNG इस वक्त फराम की जा रही है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और अपनी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह लिखा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है, वो यकीनन उस पर तशवीश का इजहार भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है अपनी इस पॉलिसी रिपोर्ट में। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो हुकूमत की प्रो ग्रोथ पॉलिसी है वो इससे मुतासिर होगी या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल असलम साहब, जो कि वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुज़म्मिल साहब, कल हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद सोहेल साहब मौजूद थे, आरिफ हबीब साहब मौजूद थे। उन्होंने तो कहा है कि बहुत ही हार्श फैसला है और ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पैनिक में आके फैसला किया। और इसके अलावा कल वज़ीर ख़जाना, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि सनद के लिए फांसी का एक फंदा साबित हो सकता है ये फैसला। लेकिन आप समझते हैं कि ये एक बोल्ड स्टेप है, एक टाइमली स्टेप है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कैसे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जब हम शरह सूद को 7% किया था तो उस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई 11% थी और आज जो है 9.2% है। लेकिन उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट को खतरा था और वो ये था कि पूरी दुनिया जो है बंद हुई हुई है और कोविड की वजह से पाकिस्तान की मईशत भी बंद हुई हुई है और उसको एक किक स्टार्ट देना था, स्टिमुलस देना था। लेकिन अगर आप देखें पूरी दुनिया में अब कोरोना जो है ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ख़त्म हो चुका है, तो वो जो एक गैर मामूली शरह सूद को नीचे रखा हुआ था उसकी बेसिस पे हमने देखा कि हमारी दरामदात पे भी समहाउ प्रेशर आ गया और मईशत जो है हमारी जो है 5% और शायद उससे भी उस तेज़ रफ्तार से इस वक्त जा रही है। तो इसको अब नॉर्मल करना था क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हमारी वो अब जो है 8.5 से 9.25 पे चली गई है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं इससे शायद आपके मुल्क में अफरात-ए-ज़र और बढ़े। क्या हालात इतने तेजी से बदले हैं, बल्कि ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शरह सूद में 1.5% का इजाफा करना पड़ा? क्योंकि पिछली 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसी में जो फॉरवर्ड गाइडेंस दी थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अब हम जब भी बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, एक साथ कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा। लेकिन स्टेट बैंक को यह करना पड़ा है। देखिए शहजाद, पिछले 2 महीने में इंफॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो गई पूरी दुनिया में। 2 महीने पहले अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज़ को देखें तो किसी मुल्क में ये नहीं कहा था कि 30 साल का अमेरिका का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया है, 26 साल का जो है चाइना का टूट गया है, कमोडिटी प्राइसेस 30 जो है 1971 के खाने पीने की चीज़ों की जो सबसे महंगी हुई, ये पिछले 2-3 महीने में एकदम हुआ है। अगर आप सिर्फ अक्टूबर के महीने में देखें, खाने का तेल 10.5% महंगा हुआ है। जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है वो अगस्त सितंबर में जो है उसे अपने 11-12 से बात के रिकॉर्ड तोड़े। तो जो इन्फॉर्मेशन जब चेंज हो तो स्टेट बैंक की फॉरवर्ड गाइडेंस एक नॉर्मल हालात को देखते हुए होती है, एबनॉर्मल हालात को देखते हुए नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब पिछले साल कोरोना हुआ तो 13.25 से 7% जो है 2 महीने की स्पेस में किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई थी। वरना स्टेट तो अब क्योंकि हुकूमत तो कहती रही है कि जो इस वक्त महंगाई है उसके मेन वजह ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, अभी भी आप उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर अगर शरह सूद में इजाफा किया है तो कैसे महंगाई कम हो सकेगी अगर इंपैक्ट ही ग्लोबल प्राइसेस की वजह से है? देखिए शहजाद, बात यह है कि मुझे डायबिटिक है और मैं मीठा कम खाऊंगा तो जो है मेरी डायबिटिक कंट्रोल होगी, लेकिन उसके साथ अगर मैं दवाई भी लूंगा तो थोड़ी सी डायबिटिक और कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो है एक जो हमारे बस में जो नहीं है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नहीं है, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम डिमांड साइड को मॉडरेट कर सकते हैं, अननेसेसरी डिमांड को कट डाउन कर सकते हैं टाइमली मेजर लेने के लिए। अभी इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर एक्सटर्नल अकाउंट है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे और ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, अभी तो लोग कह रहे हैं ना 2 महीने 3 महीने में शायद कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाए, अगर ये 3 महीने में नहीं है 6-8 महीने लग गए तो हमारे पास इतने बफर्स नहीं है कि हम जो है इसका मतलब ये वो है ना कि क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही थी कि सिर्फ ग्लोबल प्राइसेस का इंपैक्ट है, लेकिन कल अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा ग्लोबल प्राइस इम्पैक्ट है, डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, आपके डिमांड प्रेशर्स भी हैं, मनी सप्लाई ज्यादा है क्योंकि इस वक्त जो नॉन इंटरेस्ट जो फिस्कल साइड पे पेमेंट्स हैं वो भी ज्यादा हो गई हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं ना जिसकी वजह से महंगाई है, सिर्फ ग्लोबल प्राइसेस नहीं है। नहीं, देखें बात यह है कि आपकी इकोनॉमी तो ग्रो की है ना, समहाउ 5% से ज्यादा ग्रो की है। 5% से जब ज्यादा ग्रो करेगी, लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ेंगे तो लोग खर्च करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन अगर मनी सप्लाई में इजाफे की एक वजह तो ये बताई गई है ना कि जो फिस्कल डेफिसिट है आपका, जो नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग है आपकी, वो 33% से बढ़ गई है।
नहीं, देखें शहजाद, मनी सप्लाई की डेफिनेशन दो तरीकों से मनी सप्लाई बढ़ती है। एक बढ़ती है अगर आप स्टेट बैंक से बोरोइंग करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से स्टेट बैंक से सिफर बोरोइंग है, 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। और वो होती है इन्फ्लेशनरी, क्योंकि आप वो पैसा छापते हो। और एक होती है आपके बाहर से फॉरेन फ्लोज आ रहे होते हैं। आपके रिजर्व जो हैं पिछले 2 साल में डबल हुए हैं, 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर। उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल हुई है, विच इज नॉट एन इन्फ्लेशनरी थिंग। जो तशवीश की बात है इस वक्त मुजम्मिल साहब, वो तो ये है कि 4 माह में हमारा जो खसारा है वो $5 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब हुकूमत भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी पिछली स्टेटमेंट में कहा था कि 2 से 3% होगा, यानी कि 8 से 10 बिलियन डॉलर। लेकिन यही रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो फिर इसका मतलब है कि इस साल के आखिर में हमारा करंट अकाउंट खसारा $15 बिलियन होगा, जो यकीनन इन रिजर्व्स के साथ भी मैनेजेबल नहीं है। देखें, इसीलिए तो ये जो है कल टाइटनिंग हुई है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं जिक्र कर दूं कि हमारी जो अक्टूबर के महीने में नॉन ऑयल इंपोर्ट बिल है जो 12.5% गिरा है, और हमारी उसको वैल्यू में करते हैं तो $750 मिलियन है। और अक्टूबर के बाद अगर हम नवंबर में भी देखें तो ट्रेंड ऐसा ही नजर आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि जो हमारी चीनी की और गंदम की इंपोर्ट थी वो जो पहले हाफ में इस साल हुई है, अगले साल बिल्कुल नहीं होगी, जो यानी कि जनवरी से जून तक। तीसरी चीज ये कि हमने पिछले साल और पिछले दिनों भी कपास बहुत इंपोर्ट की थी। कपास की क्रॉप भी अच्छी आ गई तो वहां से भी इंपोर्ट प्रेशर रिसीड होगा। और चौथा जो हमारा वैक्सीन है वो भी जो है बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि अगले 8 माह के जो नंबर्स होंगे उसमें कितना हम कमी देख सकेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि अभी तो हर माह $1.5 बिलियन के आसपास आ रहा है पिछले चंद माह से। तो क्या टारगेट क्या है इस वक्त हुकूमत का कि कहां होगा? देखिए, मैं आपको इसमें ना अपना माशी तजिया कर, देखें हुकूमत का और स्टेट बैंक का तो जून का टारगेट है, उन्होंने उसको रिवाइज नहीं किया है ना, ये तो बहुत देर से करते हैं। लेकिन मैं एज एन एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट आपको बता दूं कि अगर हमारा फर्स्ट हाफ में जो है 8 या 9 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट होगा तो ये उससे जो है नीचे ही होगा, क्योंकि 4 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने रह गए। तो ये जो सेकंड हाफ होगा उसका एटलीस्ट 50% पे आ जाएगा, तो वो काफी कट डाउन होगी। और दूसरी चीज ये डोंट फॉरगेट, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बहुत रोबस्ट हैं। और आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मशीनरी इंपोर्ट्स जो टर्फ के पीछे आ रही थी उसमें भी स्लो डाउन होगा। जो हमारा वरिंग साइन है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है। देखिए, अच्छी चीज क्या है मैं आपको बताऊं, बोल्ड स्टेप क्या है इसमें। बोल्ड स्टेप ये है कि हम इंतजार नहीं कर रहे जो है कोलैप्स का। पहले हम ये होता था कि हम आसरे में रहते थे कि चले अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब हमने जो है ना टाइमली जो है ये 4 महीने के अंदर क्राइसिस आया और उस 4 महीने में आपके मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें मुजम्मिल साहब कि जो अब हुकूमत की एक प्रो ग्रोथ पॉलिसी है, आपको असर होगी इस फैसले से और आगे जो गाइडेंस दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, एट द मार्जिन तो जरूर होगी, क्योंकि हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी ड्रिवन। तो अभी एग्रीकल्चर जो है ड्राइव कर रही है आपकी प्रोडक्टिविटी को, और अगर एग्रीकल्चर होती है तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। और दूसरी बात याद रखिएगा कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट्स पे बहुत फोकस है, तो अगर जो टाइटनिंग होती है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को अफेक्ट करती है, एक्सपोर्ट्स को नहीं करती। तो ये जो है जो लोग कह रहे हैं, सनतकार तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडस्ट्री मुतासिर होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ मॉडरेशन आप देख सकते हैं। लेकिन वो भी आप पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं कि 5% से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ओवरऑल ग्रोथ जी जी ओवरऑल तो वही हमारा टारगेट है। तो स्लो डाउन तो नहीं है। द पॉइंट इज कि यू हैव टू मेक योर ग्रोथ सस्टेनेबल। द पॉइंट इज कि आपको एक्सटर्नल अकाउंट को भी सस्टेनेबल करना है। तो अभी जो है प्रायोरिटी जो है ग्रोथ से ज्यादा एक्सटर्नल अकाउंट एंड इन्फ्लेशन आ गया है, उस पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।